हाँ, तो स्वागत है यार आज के हमारे नए लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं तीन टॉपिक। तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है हमारा मेटालिक स्टैंडर्ड, ठीक है। दूसरा है पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, और तीसरा होगा हमारा लीगल टेंडर और उसके टाइप्स। तो जल्दी जल्दी आज इस लेक्चर को शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। क्या है इनके करेक्टरिस्टिक्स, क्या है इनके टाइप्स, क्या है, क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, वो सब। तो फिर चलो शुरू करते हैं, है ना। तो मेटालिक स्टैंडर्ड क्या है। अब मेटालिक स्टैंडर्ड, मेटालिक यानी कि मेटल से बना हुआ, स्टैंडर्ड यानी कि कोई भी मीडियम जिससे हम चीज़ों को या तो नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब आपको अ, ये तो पता ही होगा कि किसी न किसी, अगर हम कभी भी किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो हमें एक बेस लेके चलना पड़ता है किसी भी चीज़ को। जैसे कि अगर आपको डिस्टेंस को मेजर करना है तो आपको कुछ ना कुछ यूनिट लेनी पड़ेगी ना। जैसे मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया। तो ये जो मीटर और किलोमीटर है, ये क्या है, ये एक तरीके से स्टैंडर्ड है, ठीक है, किसके, डिस्टेंस के। तो ऐसे ही जब हमने करेंसी बनाई तो करेंसी को भी हमें स्टैंडर्ड देना पड़ेगा ना। कहीं से कुछ ना कुछ तो ऐसा स्टैंडर्ड या बेस सेट करना पड़ेगा ना जिससे हम चीज़ों की वैल्यू को कंपेयर कर पाएँ। तो इसीलिए हमने पहले क्या किया था, मेटालिक स्टैंडर्ड को क्रिएट किया। अब ये इस बात को ध्यान देना कि पहले होता था बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज में जो खुद चीज़ें थी वो खुद अपना ही स्टैंडर्ड थी, तो वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड था नहीं। फिर उसके बाद आया कमोडिटी एक्सचेंज। तो कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर ही हमारा ये मेटालिक स्टैंडर्ड डेवलप हुआ। कमोडिटी एक्सचेंज में हम क्या करते थे, चीज़ों के बदले चीज़ लेते थे, और वो चीज़ें जो थी वो फिक्स रहती थी। यानी कि गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन ये इशू किए जाते थे, और इन्हीं फिक्स चीज़ों से हम क्या करते थे, ट्रेड करते थे। तो चलो, तो यानी कि हमने कमोडिटी एक्सचेंज में स्टैंडर्ड सेट कर दिया था, एक बेस सेट कर दिया था ट्रेड करने के लिए और गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए। तो ये तो सबसे पहली बात, तो ये मतलब है इसका कि मेटालिक स्टैंडर्ड होता क्या है। तो मेटालिक स्टैंडर्ड में हमने मेटल को एज अ बेस सेट कर दिया। कौन कौन से मेटल, या तो वो गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ब्रॉन्ज हो सकता है, ठीक है। हमने हिस्ट्री में देखा है कि कई जगह गोल्ड यूज़ हुआ है, कई जगह सिल्वर यूज़ हुआ है, कई जगह दोनों यूज़ हुए हैं, है ना। क्योंकि किसी की वैल्यू कम, किसी की वैल्यू ज़्यादा, ऐसा भी तो हो सकता है। ये कहीं कहीं ब्रॉन्ज यूज़ हुआ है, ये सब। और यहाँ पे फुल बॉडीड कॉइन्स होते हैं ये। मेटेलिक स्टैंडर्ड में हमने देखा है फुल बॉडीड कॉइन्स। अब इस बात का ध्यान समझो कि फुल बॉडीड कॉइन्स का मतलब क्या होता है। फुल बॉडीड कॉइन्स का मतलब है ये है कि जो इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो बराबर होती है इनकी फेस वैल्यू से। या तो बराबर होगी या ज़्यादा होगी, ध्यान दो, या तो बराबर होगी या ज़्यादा होगी। अब ऐसा क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो किसी प्रोडक्ट की एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है इंडिविजुअली। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड को अगर मैं मार्केट में बेचना चाहूँगा तो उसकी इंडिविजुअली वैल्यू एग्जिस्ट करती है, चाहे अब वो किसी भी फॉर्म में हो, ज्वेलरी के फॉर्म में हो, ब्रिक की फॉर्म में हो, कॉइन के फॉर्म में हो, तो उसकी अपनी खुद की एक वैल्यू है, उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू होती है जो सोसाइटी डिसाइड करती है, या फिर जो सोसाइटी में उसकी वैल्यू होती है। जैसे कि अगर कोई सिक्का है तो अगर वो 10 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, ये जो वैल्यू है ये फेस वैल्यू है उसकी। क्यों, क्योंकि ये सोसाइटी ने डिसाइड कर दिया है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें हैं, अगर आप देखो, अगर एक आयरन है, आयरन नेल है, तो आयरन नेल की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो बहुत कम होती है क्योंकि लोहे की कॉस्ट वैसे भी बहुत कम होती है। लेकिन उसकी फेस वैल्यू जो है, जो सोसाइटी ने डिसाइड करी है, वो ठीक ठाक होती है। अगर जो लोहा है वो वैसे तो कभी काम नहीं आएगा, आयरन जो है वो कभी वैसे काम नहीं आएगा, लेकिन अगर हमने उसको किसी रॉ मटेरियल के तरह हमने उसे किसी प्रोडक्ट में बना दिया, है ना, तो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, ठीक है।
जैसे कि अगर आयरन की कॉस्ट 1 रुपीज़ पर केजी थी पहले, रॉ आयरन की कॉस्ट, लेकिन अब मैंने उसको नेल में कन्वर्ट कर दिया, तो अब उसकी कॉस्ट क्या हो गई, 2 रुपीज़ पर नेल। तो उसकी हमने कॉस्ट बढ़ गई ना। तो ये चीज़ होती है हमारी फेस वैल्यू, जो सोसाइटी डिसाइड करती है। तो जो कॉइन्स की फेस वैल्यू है, जो फुल बॉडीड के केस में जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है मेटल की, वो ज़्यादा होती है या बराबर होती है उसकी फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू वही वैल्यू जो डिसाइड की जाती है सोसाइटी के द्वारा या अथॉरिटी के द्वारा। फिर ये दो टाइप के होते हैं, मोनोमेटलिज्म, यानी कि एक ही मेटल यूज हुआ है उनको बनाने में या स्टैंडर्ड को बनाने में। स्टैंडर्ड से तुम मतलब सीधी सी बात है करेंसी। और बाय मेटलिज्म यानी कि दो मेटल यूज हुए हैं, यानी कि दोनों गोल्ड या सिल्वर या गोल्ड या ब्रॉन्ज। देखा है ना, गोल्ड में कभी कभी इम्प्योरिटीज मिक्स कर देते हैं एलॉय की, ब्रॉन्ज की, जिससे कि उसकी जो क्वालिटी है उसको कम किया जा सके। अब उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है गोल्ड को थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए किया गया हो ये, ठीक है, क्योंकि गोल्ड जो है प्योर फॉर्म में काफ़ी मेलेबल होता है, काफ़ी हल्का सा होता है, उसे इजीली आप अपने हाथ से मोड़ सकते हो, किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसा करने के लिए भी किया जाता है, और कभी कभी उसकी वैल्यू गिराने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, ये सब। तो टू मेन टाइप्स हो गए मेटेलिक स्टैंडर्ड के, मोनोमेटलिज्म और बायोमेटलिज्म। ये था, ये वाला जो टाइप है ये बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेटल्स यूज्ड इन ए सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। इसका बेसिस ये है क्लासिफिकेशन का। और जो मैंने आपको फुल बॉडीड कॉइन्स पढ़ाया और जो टोकन कॉइन्स पढ़ाया, या फिर जिसको हम हाफ बॉडीड कॉइन्स भी बोल सकते हैं, इनको हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो उसका जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है इंट्रिंसिक और फेस वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन है वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे फुल बॉडीड कॉइन्स और टोकन कॉइन्स में, ठीक है। अब जो ये इनका क्लासिफिकेशन हुआ है, ये इसका जो बेसिस है, ये जो बेसिस है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन इंट्रिंसिक एंड फेस वैल्यू। तो फुल बॉडीड कॉइन्स मैंने आपको वो बताया कि जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होगी या बराबर होगी उनकी फेस वैल्यू से। जैसे कि गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स, इनकी जो वैल्यू होती थी ये बराबर होती थी इनके कंटेंट से, ठीक है। चलो हिस्टोरिक, पहले जब गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स यूज किए जाते थे तो इनकी वैल्यू अच्छी खासी होती थी, और जितना इनमें चांदी और सोना होता था उतनी ही ज़्यादा इनकी वैल्यू होती थी, यानी कि इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू इनकी फेस वैल्यू के बराबर होती थी। चलो टोकन कॉइन्स क्या होते हैं, टोकन कॉइन्स होते हैं, या फिर इनको हाफ बॉडीड कॉइन्स भी बोल सकते हैं आप। तो इनके केस में बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, यानी जिस मटेरियल से वो बने हैं उसकी वैल्यू एज अ होल कम होती है उनकी फेस वैल्यू से। ध्यान दो क्या है। अब इसमें हम एग्जाम्पल को ले सकते हैं हमारे मॉडर्न इंडिया में जो कॉइन्स यूज होते हैं ना, 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन, 20 रुपी कॉइन, ये क्या है, ये टोकन कॉइन्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों। अब जो 1 रुपी कॉइन और 5 रुपी कॉइन में जो मेटल यूज हुआ है, उसकी अगर मेटल की अगर हम कीमत निकालें तो वो पॉइंट्स में जाएगी, 0.1, 0.2 पॉइंट ऐसे करके, ठीक है, रुपीज में। लेकिन उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी तो 5 का सिक्का जो होता है वो दो दो के सिक्के जितना ही वजन रखता है। हालांकि 5 के सिक्के थोड़े से हैवी होते हैं एक और 2 के सिक्के से, बट कभी कभी हमने कुछ स्पेशल केसेस में ये भी दिखा है कि 5 के सिक्के, 10 के सिक्के ऑलमोस्ट वजह बराबर ही उनका वजन होता है और साइज होता है। तो फिर कैसे उनकी वैल्यू में डबल ट्रिपल का अंतर आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो उनकी फेस वैल्यू है वो अथॉरिटी के द्वारा सेट की गई है इसी हिसाब से कि अथॉरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जब वो करेंसी को बना रहे हो, ठीक है। टोकन कॉइन्स को बनाया ही इसलिए जाता है कि जो प्रेशियस मेटल है उसको बचाया जा सके, और जो नॉर्मल मेटल है जो अबंडेंस में है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके हमारे करेंसी को क्रिएट करने में। तो आई होप समझ में आया होगा कि इनकी फेस वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू की।
ठीक है। जो इनका जो मेटल होता है उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, बहुत कम कॉस्ट होती है, ना के बराबर पॉइंट में आती है इनकी कॉस्ट। लेकिन फिर भी इनको 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये की कॉस्ट के बराबर रख दिया जाता है। और टोकन कॉइन्स को इतनी कॉस्ट के द्वारा इसलिए रखा जाता है क्योंकि सरकार का जो है, सरकार ने इन्हें बैक किया हुआ है। ये ट्रस्ट के बेसिस पे है, इनकी जो फेस वैल्यू होती है वो इनके ट्रस्ट के बेसिस पे है, क्योंकि दे आर बैक्ड बाय अथॉरिटी। ठीक है। देश जो चलता है वो अथॉरिटी से ही चलता है, लॉ से ही चलता है। तो इन टोकन कॉइन्स को अथॉरिटी का वो बैकिंग मिली हुई है। ठीक है। तो इसी वजह से इनकी फेस वैल्यू इतनी हाई होती है इन कंपैरिजन टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आई होप ये समझ में आया होगा तुम्हें। ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं यहाँ पे फुल बॉडीड कॉइन्स और टोकन कॉइन्स की, कि ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, इनको प्रोड्यूस करना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यार आपको गोल्ड को लोकेट करना पड़ेगा कि कहाँ पर है, फिर उसको आपको डिगिंग करनी पड़ेगी, खोद के निकालना पड़ेगा। जो उसका क्या कहते हैं, मैं उसका एक टर्मिनोलॉजी है वो भूल रहा हूँ, जिसमें मेटल्स हमारे पाए जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का बॉक्साइट होता है ना, ओर, हाँ ओर। तो आपको उसके ओर को डिग करके निकालना पड़ेगा, फिर उस ओर से आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको प्योरीफाई करना पड़ता है। प्योरीफाई करके आपको फिर उसे शेप देनी पड़ती है मेटल की, उसको फिर पॉलिश करना पड़ता है। तो इतने सारे काम करने पड़ते हैं हमें। तो जो फुल बॉडीड कॉइन्स हैं इनको प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो ये कारण है कि हमारी जो सरकार है वो आज फुल बॉडीड कॉइन्स को ना यूज़ करके टोकन कॉइन्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्योंकि टोकन कॉइन्स को प्रोड्यूस करना एक तो बहुत चीप भी है, क्योंकि टोकन कॉइन्स में जो मटेरियल है वो बहुत चीपली अवेलेबल हो जाता है। अब गोल्ड और सिल्वर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और शुरू से ही रहे हैं, क्योंकि ये प्रीशियस मेटल्स हैं, बहुत कम इनकी सप्लाई होती है, तो डिमांड को मैच नहीं कर पाते, तो इसलिए इनकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है। लेकिन टोकन कॉइन के केस में ये बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि जो आयरन जैसा जो मेटल है, कॉपर जैसा जो मेटल है, और फिर इनके एलॉयस को बनाया जाता है, उसकी जो अबंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम होती है। तो प्राइस जो होती है वो ऑटोमेटिकली कम रहती है, और जिसलिए गवर्नमेंट को है वो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है इनको परचेज कर पाने में, क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं। ठीक है। यूजेस लेस वैल्यूएबल मेटल, ये सब। फिर है मेल्टिंग एंड होर्डिंग। अब क्या होता है, जो फुल बॉडीड कॉइन्स हैं जैसे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, वो मेल्ट इजीली हो जाते हैं और होर्डिंग भी उनकी लोग आसानी से कर लेते हैं। अब पहले के ज़माने में क्या होता था, गोल्ड और सिल्वर अगर मार्केट की कंडीशंस अच्छी नहीं चल रही हैं और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। अब मान के चलो, पहले क्या हो रहा है, मार्केट में 1 लीटर दूध एक गोल्ड कॉइन से मिल रहा था, लेकिन अब वहाँ पे सिर्फ आधा लीटर ही मिल पा रहा है एक गोल्ड कॉइन से। तो लोग को लग रहा है कि यार गोल्ड कॉइन की वैल्यू तो कम हो चुकी है, तो वो क्या करते थे, इसको बचा के रख लेते थे, जिससे कि जब फिर से जब दूध सस्ता होगा तो वो खरीद पाए। अब इनकी होर्डिंग की वजह से मार्केट में इन गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स की जो सप्लाई है वो कम हो गई। अब जब सप्लाई कम हो गई तो यार सीधी सी बात है, प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते थे, यानी जो चीज़ है फिर वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो जाती थी। सस्ती इसलिए हो गई ना, क्योंकि फिर लोग कुछ परचेज ही नहीं कर रहे, तो भाई जितने भी लोग परचेज कर रहे हैं फिर इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती थी, किसकी, प्रोडक्ट्स की। तो इसको हम होर्डिंग बोलते हैं। कभी कभी जो है इनकी जो मेटेलिक वैल्यू है वो फेस वैल्यू से ऊपर चली जाती थी, तो फिर जो लोग होते थे इसको क्या करते थे, स्टोर करने लग जाते थे, क्योंकि फिर वो उसको यूज़ क्यों करेंगे। अब मान के चलो एक गोल्ड कॉइन है, उसकी रियल कॉस्ट है, इंट्रिंसिक वैल्यू है 10 रुपये, मान के चल लो बस, और उसकी जो मार्केट में फेस वैल्यू है वो है 5 रुपये। तो कौन अपना गोल्ड कॉइन है वो 5 रुपये में, 5 रुपये के लिए देना चाहेगा? फिर वो लोग क्या करेंगे, उसको बचा के रख लेंगे। इस वजह से मार्केट की जो इकोनॉमी है उसमें कॉइन्स की सप्लाई कम हो जाएगी, और जब कॉइन्स की सप्लाई कम हो जाएगी तो फिर जो चीज़ें हैं उनके भी रेट बहुत जल्दी जल्दी कम होने लग जाएंगे, क्योंकि मार्केट में इकोनॉमी
में ग्रोथ नहीं आ रहा है, इकोनॉमी में एक्सचेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या है, सारे प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी जल्दी सस्ते होने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशंस होंगे। तो इसी वजह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल बन जाएंगी और इकोनॉमी में लोगों को नुकसान होने लग जाएगा इस वजह से। और फिर जो है हमारे टोकन्स के केस में ये होता नहीं है, ठीक है। इनकी वैल्यू भी जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, बट वो दूसरी करेंसीज के कंपैरिजन में। लेकिन जो 5 रुपये का सिक्का है वो 5 रुपये का सिक्का ही रहता है, और इनको होल्ड भी नहीं किया जाता है बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि इनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो बहुत कम रहती है, और हमेशा इनकी जो फेस वैल्यू है वो इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा ही रहती है। चलो, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि इनको होर्डिंग इनकी हुई है, ठीक है। जैसे कि एक केस मेरे को याद आ रहा है कि इंडिया में जो सिक्के थे उनको होर्डिंग कर करके उनकी दूसरी कंट्रीज में ले जाया गया, और वहाँ पे उनको मेल्ट करके दूसरे सिक्कों में कन्वर्ट किया गया जिनकी वैल्यू और ज़्यादा थी। तो यानी इंडिया में अगर वो 1 रुपये का था तो दूसरी कंट्रीज में उन्हें ले जाके यानी होर्डिंग करके उनको 2 रुपये के सिक्के में या 5 रुपये के सिक्के की वैल्यू में उनको कन्वर्ट कर दिया गया। तो इससे जो होर्डर्स थे जिन्होंने ये होर्डिंग करी थी उनको फ़ायदा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि इनकी होर्डिंग बिल्कुल नहीं होती है, बट गवर्नमेंट का अच्छा खासा कंट्रोल होता है। फिर है सप्लाई फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो इनकी प्रीशियस मेटल की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, तो इस वजह से मार्केट में इनकी करेंसी जो है बहुत लिमिटेड हो रहती है सप्लाई, क्योंकि यार वो नाम ही उनका प्रीशियस मेटल इसीलिए पड़ा है क्योंकि वो रेयर हैं, ठीक है। तो इनकी जो सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड रहती है। इस लिमिटेड सप्लाई की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को मिले हैं हमें पास्ट में गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को लेकर। फिर है नेक्स्ट हमारा टोकन्स कॉइन के केस में जो सप्लाई है वो बहुत आसान रहती है, क्योंकि यहाँ पे रेयर मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स को यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो रेगुलर हैं मेटल्स या जो बहुत अबंडेंस में अवेलेबल है उनको यूज़ किया जाता है कॉइन्स को बनाने के लिए। तो सप्लाई जो है वो रेगुलर रहती है जैसे रहनी चाहिए, और गवर्नमेंट जो है वो इसको एडजस्ट करती रहती है अपनी नीड्स के अनुसार। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि उससे सप्लाई बढ़ाने की ज़रूरत है तो वो ईजिली बढ़ा सकती है, क्योंकि जो इनकी अबंडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये मेटल एग्जिस्ट करता है। तो गवर्नमेंट उस मेटल को जो अबंडेंस में है यूज़ करके इसकी सप्लाई को आराम से बढ़ाया कम कर सकती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहती है गवर्नमेंट प्रेशियस मेटल्स के केस में, क्योंकि इनकी सप्लाई ही ऑलरेडी लिमिटेड है। फिर लीगल टेंडर का स्टेटस। अब लीगल टेंडर जो है हम आगे जाके जरूर पढ़ेंगे, बट आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। लीगल टेंडर का मतलब है वो करेंसी जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखी है किसी पर्टिकुलर कंट्री या रीजन में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, और वो लीगली एक्सेप्टेड की जाएगी, उसके अलावा और कुछ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो प्रेशियस मेटल्स जो हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर के केस में आते हैं, यानी कि इनको ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है। गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स अनलिमिटेड लीगल टेंडर की तरह काम आते हैं, यानी कि दे आर नॉट बाउंड बाय ज्योग्राफी, ठीक है, दे आर नॉट बाउंड बाय पॉलिटिक्स। गोल्ड के कॉइन्स हैं, इंडिया में भी आप उनको यूज़ कर सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में, और किसी और देश में भी, चाहे वो कोई सा भी देश हो, ठीक है। फिर है टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स जो होते हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर के केस में आते हैं, क्योंकि इनको आप लिमिटेड जगह ही यूज़ कर सकते हो। आप इनको बहुत ज़्यादा बड़े ट्रांजैक्शंस में यूज़ नहीं कर सकते, आप इनको हर कंट्रीज़ में यूज़ नहीं कर सकते, है ना। दे आर बाउंड बाय पॉलिटिक्स एंड ज्योग्राफी एंड लॉज। कभी कभी आपने देखा होगा कहीं पे ऐसा लिखा होता है कि यार वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस अमाउंट ऑफ पेमेंट इफ इट एक्सीड्स इतने इतने रुपीस, है ना। तो यानी कि वो कभी कभी जो कॉइन्स हैं, जो आपके टोकन कॉइन्स हैं, उनको भी कभी कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है अगर वो एक पर्टिकुलर अमाउंट एक्सीड करते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है ना, उनकी हमेशा फेस वैल्यू कम ही होती है। कभी आपने 500 का सिक्का नहीं देखा होगा या 1000 का सिक्का नहीं देखा होगा, आप हमेशा 1 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये के सिक्के देखते हो। और अगर मान के चलो आपको जो है
25,000 रुपये देने हैं किसी को, तो क्या आप उसको 25,000 या 12,500 कॉइन दोगे? तो वो कि तो इंसान उसका तो बहुत ज़्यादा समय उनको काउंट करने में ही वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें भी इनको लिमिटेशंस रहती है। आप बहुत ज़्यादा सिक्कों का यूज़ कर नहीं सकते, टोकन कॉइन्स का यूज़ कर नहीं सकते। नेक्स्ट है पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस जो होता है प्रीशियस मेटल्स के केस में, जो कि फुल बॉडीड कॉइन्स होते हैं, इनमें हाई रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी जो सप्लाई है वो हमेशा लिमिटेड ही रहेगी, लिमिटेड सप्लाई। तो और डिमांड इनकी एवर इंक्रीजिंग होती है। तो क्या होता है, इनकी प्राइस जो है वो हमेशा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे इनकी प्राइस बढ़ती जाती है, लोगों में इनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है, क्योंकि लोग एक पैटर्न को नोटिस करते हैं कि हाँ, इसकी प्राइस तो हमेशा ही बढ़ेगी, कभी कम नहीं होगी। तो अगर हम आज इसको इतने रुपए में खरीदते हैं, तो आगे जाके ये और ज़्यादा रुपए में हम इसको बेच पाएंगे। तो वो क्या हो गया, वो प्रॉफिट हो गया ना लोगों के लिए। और ये तो हम देखते भी हैं। वैसे गोल्ड की अगर आज आप कॉस्ट देखो, और आज से अगर 10 साल पहले कॉस्ट देखो, तो जो गोल्ड है वो सीधे डबल से ट्रिपल हो चुका है अपनी ओरिजिनल प्राइस से, जिसको आप बेस ईयर मान के देख सकते हो। ठीक है, फिर है टोकन कॉइन्स के जो केस है। यहाँ पे जो है पब्लिक का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। पब्लिक का कॉन्फिडेंस इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने अपना ट्रस्ट डाला है इन चीज़ों पे। तो जब गवर्नमेंट किसी चीज़ पे अपना ट्रस्ट डालती है तो लोग उसको बिलीव कर लेते हैं, बट तब भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहे पब्लिक कॉन्फिडेंस इन सब चीज़ों में, क्योंकि उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, उसकी कोई अपनी खुद से इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है, गवर्नमेंट ने उसकी वैल्यू क्रिएट करी है। ठीक है, चलो फिर इन्फ्लेशन रिस्क। प्रीशियस मेटल के केस में इन्फ्लेशन का जो रिस्क है वो कम होता है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो प्राइस है वो डिसाइड होती है इनकी सप्लाई से, है ना। ये बहुत सारी फैक्टर्स से इनकी जो सप्लाई है वो लिंक्ड नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत वैसे भी बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। लेकिन जो हमारे टोकन कॉइन्स है, इनकी जो प्राइस है वो बहुत सारी चीज़ों से लिंक्ड होती है। ठीक है, क्योंकि ये अबंडेंस में यूज़ किए जाते हैं, तो इनकी सप्लाई से भी इनकी प्राइस लिंक होती है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज से भी, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं उससे भी इनकी प्राइस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। अब मान के चलो, आप बोलोगे यार ये कैसे हो सकता है, 5 रुपए का सिक्का तो 5 रुपए का ही रहेगा, 10 रुपए का सिक्का तो 10 रुपए का ही रहेगा, फिर चाहे 20 साल पहले की बात हो या अभी की बात हो। आपकी बात सही है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्राइस तो बढ़ती है ना। तो पहले आप 5 रुपए में, मान के चलो, 5 किलो आटा खरीद सकते थे, मान के चल लो 5 रुपए में 5 किलो आटा। अभी वही इन्फ्लेशन की वजह से आटे की जो प्राइस है वो बढ़ चुकी है। तो अब आप 5 रुपए में सिर्फ 1 किलो आटा खरीद पा रहे हो, क्योंकि प्राइस बढ़ गई ना। तो इससे क्या हुआ, आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू तो उतनी ही रही। ठीक है, फेस वैल्यू तो उतनी ही रही, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू तो कम हो गई, है ना। जो वो अफोर्ड पहले जो कर पा रही थी, क्या वो अब अफोर्ड कर पा रही है? नहीं। तो यानी फेस वैल्यू तो उतनी ही रही, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी डाउन हो चुकी है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी चीज़ों का महंगा हो जाना और करेंसी का डिवेल्यूएशन हो जाना। इसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैंने बस अभी इसको आपको एक पॉइंट को समझाने के लिए ही इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है। तो इन्फ्लेशन से ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड रहती हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू जो है वो डाउन हो जाती है जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है इकोनॉमीज़ में। इसलिए कहते हैं ना, आपको अपना जो पैसा है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, जिससे कि उसकी जो वैल्यू है वो डाउन ना हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये फिर है आपका एक्सेप्टेंस अब्रोड। तो सीधी सी बात है यार, प्रीशियस मेटल को हर कोई एक्सेप्ट करता है, आप कहीं भी उन्हें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी अच्छी खासी डिमांड होती है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं ये। लेकिन हर जगह आपकी जो टोकन कॉइन्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट यार, इंडिया में ही आप कई सारे स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ये डेविएशन देखेंगे कि कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने पर्सनली देखा है, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 10 रुपीज़ कॉइन को ही एक्सेप्ट नहीं किया जाता, वहाँ पे ये ऐसा ट्रेंड है। और दूसरे ही डिस्ट्रिक्ट में जो उसका बगल वाला है वहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो देख रहे हो ना कि कैसे ये हमें अनोमली देखने को मिल रही है।
कि टोकन कॉइन्स को हर जगह एक्सेप्टेबिलिटी नहीं दी गई है, एक्सेप्टेंस नहीं दी गई है। तो जब कंट्री में ही नहीं मिल रही है हर जगह एक्सेप्टेंस, तो यार बाहर क्या मिलेगी। और फिर दूसरी बात है, टोकन कॉइन्स जो होते हैं वो एक पॉलिटिकल टूल है, एक पॉलिटिकल टूल है फॉर करेंसी रेगुलेशन, फॉर प्राइस मैनेजमेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिक्स की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल करेंसी होती है और वो अपनी ही करेंसी में डील करना पसंद करते हैं, ठीक है। या फिर कोई ऐसी स्टैंडर्ड करेंसी जो सेट की गई है पूरी दुनिया के द्वारा। ये जैसे कि अभी के केस में डॉलर जो है वो एक स्टैंडर्ड करेंसी को मानते हैं हम, डॉलर एंड गोल्ड। तो वहाँ पे जो है अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करने जाएंगे तो वहाँ पे हमें या तो डॉलर या गोल्ड के ज़रिए ही ट्रेड करना पड़ेगा। अगर हम सोचें कि हर कंट्री हमारा इंडियन रुपी एक्सेप्ट कर लेगी तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। तो ये था हमारा मेटेलिक स्टैंडर्ड। इसमें हमने दो इनके टाइप्स पढ़े, दो बेसिस के बेस पे, और ये सा बहुत ज़्यादा इनमें चीज़ें हैं नहीं। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इसको आज, पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे थे मेटेलिक स्टैंडर्ड, यानी वो स्टैंडर्ड जो मेटल से बना हुआ है। उसमें भी हमने दो केस पढ़े, फुल बॉडीड कॉइन्स और टोकन कॉइन्स। अब हमारा आ गया है पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, यानी ऐसा स्टैंडर्ड, ऐसा मॉनेटरी स्टैंडर्ड जो पेपर से बना हुआ है, ठीक है, पेपर यूज्ड। फिर है तो ऐसा मॉनेटरी सिस्टम जहां पे इनकन्वर्टेबल पेपर को यूज किया जाता है एज अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर वही, यानी कि ऐसा स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज है किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और फिर है यहाँ पे जो पेपर करेंसी है, अब इट इज़ नॉट बैक्ड बाय फिजिकल कमोडिटी लाइक गोल्ड और सिल्वर, एंड बोथ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स सर्व एज स्टैंडर्ड मनी फॉर पेमेंट्स। यानी कि अब जो है इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं होती है, जो मैटर करता है वो है इनकी फेस वैल्यू। और ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किए जाते हैं पेमेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये जो पेपर करेंसी स्टैंडर्ड है ये एक तरीके का लीगल टेंडर है। देखो ध्यान दो, जो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स है वो जो है वो लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर हमारे इस कंट्री के नोट्स ही होते हैं, जैसे 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 20 रुपीज़ नोट, 500, 1000, और इन्हीं के कॉइन्स जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वो आप यूज़ कर सकते हो गोल्ड एंड सिल्वर को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, बट वो लीगल टेंडर में नहीं आते, ठीक है। और बाकी इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं। तो पेपर मनी या टोकन कॉइन्स जो होते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, ठीक है। अनलिमिटेड क्यों बोला गया है, क्योंकि गवर्नमेंट इनकी सप्लाई को चेंज कर सकती है अपने अपने मतलब से, ठीक है। यानी गवर्नमेंट को अगर ज़्यादा चाहिए मनी की सप्लाई तो वो इनको प्रोड्यूस कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर नहीं चाहिए तो उन्हें एब्जॉर्ब कर सकती है या अपने पास रख सकती है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में। तो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग इसकी सप्लाई को चेंज कर सकती है। और फिर उसका कुछ भी कारण हो सकता है, या तो कोई डेब्ट या किसी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। फिर मॉनेटरी यूनिट जो होती है इनकी डिफाइन नहीं होती किसी भी फिजिकल एसेट, यानी कि इनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, नो इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना, नो इंट्रिंसिक वैल्यू। और मैंने आपको इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या बताया था कि इनकी एज अ इंडिविजुअली कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर डिमोनेटाइजेशन किया और उसने बोला कि यार आज से ना हम 10 रुपये या 20 रुपये वाले जो नोट्स हैं उनको रद्द करते हैं, तो फिर वो 10 रुपये और 20 रुपये वाले नोट्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ठीक है। आपको उन 10 रुपये और 20 रुपये के जो नोट्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उनकी जो वैल्यू है वो गवर्नमेंट से टाइड है, ना कि किसी भी फिजिकल एसेट से। लेकिन वहीं गोल्ड और सिल्वर के केस में उनका जो मेटल है, उनका जो फिजिकल एसेट है,
उससे वैल्यू टाइड होती है, यानी उससे वैल्यू डिसाइड होती है। बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, नेग्लिजिबल होती है क्योंकि पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। अब आप बोलो कि पेपर की तो वैल्यू है, हम तो खरीद के लाते हैं मार्केट से पेपर, उसकी तो वैल्यू होती है। देखो ध्यान दो, वो एक प्रोडक्ट खरीद के लाते हो आप, तो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन पेपर एज अ रॉ मटेरियल की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, ये बात है। पेपर मनी इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड, और पेपर मनी जो है हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी और करेंसी में। यानी अगर मान के चलो एक पेपर से रुपी क्रिएट हो गया, अब उससे मैं उसको गोल्ड में या किसी और करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी इज नॉट मेंटेन एट पार विद एनी कमोडिटी, इट फ्लक्चुएट्स। फिर है कि इनकी जो परचेसिंग पावर होती है, यानी कि इनकी जो वैल्यू है वो या तो इरोड होगी या इम्प्रूव होगी एज पर दी इकोनॉमिक फैक्टर्स। हो सकता है कि इनकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाए, और हो सकता है इनकी इनकी वैल्यू जो है वो कम हो जाए। वो डिपेंड करेगा कौन सी कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है यानी चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो इनकी वैल्यू जो है वो अपने आप डाउन हो जाएगी, ठीक है। फेस वैल्यू उतनी ही रहेगी, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो डाउन हो जाएगी। अब तुम बोलोगे यार इंट्रिंसिक वैल्यू तो तुमने बोला ज़ीरो है, ल- तो मैं बोलूँगा हाँ ठीक है तुम्हारे पास सही है, तो मैं बोलूँगा इनकी परचेजिंग पावर, सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं यूज़ करना चाहिए, परचेजिंग पावर यूज़ करना चाहिए, तो इनकी परचेजिंग पावर डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि हम पेपर करेंसी को जब हम जिस वैल्यू को नापते हैं तो उसको परचेजिंग पावर से नापते हैं, ठीक है। चलो, और ये जो चीज़ है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है, यानी एक पेपर करेंसी अपनी वैल्यू एक पॉलिटिक्स से डिसाइड करती है, ड्राइव करती है, जैसे कि गवर्नमेंट हो गई। और इसके दूसरे सिस्टम्स में ज़रूरी नहीं कि वैल्यू हो। एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमिन्ड बाय द परचेजिंग पावर पैरिटी बिटवीन डिफरेंट नेशनल करेंसीज। फिर है इनकी जो एक्सचेंज रेट है, यानी यानी कि डॉलर के बदले रुपी दे दो, रुपी के बदले डॉलर दे दो, या येन दे दो, ये डिसाइड होती है इनकी परचेजिंग पावर से। आप कितना खरीद सकते हो किसी पर्टिकुलर करेंट कंट्री में उस करेंसी के ज़रिए। तो जो एक्सचेंज रेट है, यानी कि एक डॉलर में कितने रुपीस आते हैं या एक रुपये में कितने डॉलर आते हैं, ये डिसाइड होती है कई सारे फैक्टर से, स्पेशली परचेजिंग पावर से। फिर है जो सप्लाई है, पेपर मनी इज मैनेज बाय सेंट्रल अथॉरिटी। और लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो ये कह रहा है कि जो सप्लाई है पेपर मनी की, वो एक सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करती है एक किसी भी कंट्री की, और वो इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस वहाँ का सेंट्रल बैंक ही होता है। इंडिया के केस में वो कौन है? इंडिया के केस में वो है आरबीआई, जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करता है, और इसी की मदद से वो हमारे कंट्री में कितना फ्लो है मनी का उसको भी कंट्रोल करता है। अगर आरबीआई को लगता है कि मेरे को ज़्यादा नोट प्रिंट करने हैं तो वो करता है, और अगर आरबीआई को लगता है कि अब हमें नोट की सप्लाई कम करनी है मार्केट इकोनॉमी में, तो वो वैसा भी कर देता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे। फिर है इनकी मेरिट्स, इकोनॉमिकल होती हैं यानी चीप होती हैं, इनको प्रोड्यूस करना बहुत चीप होता है, पेपर को प्रोड्यूस करना बहुत चीप है। पेड़ काटने हैं आपको, पेड़ से जो वुड मिलेगी उसको आपको कन्वर्ट करना है पेपर में, ठीक है, और बन गया पैसा। फिर इलास्टिक मनी सप्लाई होती है, जो गवर्नमेंट है वो इसकी सप्लाई को या तो बढ़ा सकती है या कम कर सकती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऐसा वो क्यों कर सकती है? क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स है उनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा है, वो अबंडेंस में है। देखा है ना, अपने घर के बाहर जाओ कहीं ना कहीं तुम्हें एक पेड़ तो दिख ही जाएगा। तो यानी जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है वो क्या है? फूड यूज़ हो रहा है पेपर में बनाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है, तो इसीलिए जो इनकी सप्लाई है वो भी इजीली चेंज की जा सकती है। फिर है पोर्टेबिलिटी एंड कन्वीनियंस, ये क्या कह रहा है? तो पोर्टेबिलिटी एंड कन्वीनियंस ये कह रहा है कि इनको कैरी करना बड़ा आसान होता है। देखा है ना, एक पेपर का वजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, एकदम नेग्लिजिबल, हल्का, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कैरी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर करेंसी को कैरी कर सकते हैं अपने साथ। अगर मैं आपको कहूँ कि 100 रुपीज़ के कॉइन्स
और 100 रुपये के नोट या पेपर करेंसी के वेट को कंपेयर करो, तो सीधी सी बात है, एक 100 रुपये के नोट के जो वेट है वो पॉइंट्स में आएगा, 0.001 ग्राम या कुछ ऐसे करके आएगा। और वहीं हमारे जो टोकन कॉइन्स हैं उनका जो वेट है वो ग्राम्स में आएगा। ठीक है, और अगर आप एक एक के सिक्के यूज़ कर रहे हो तो अच्छे खासे ग्राम्स में आ जाएगा। हमारा 1 रुपये का सिक्का ही जो है वो आराम से 1 या 2 ग्राम का होता है। तो भाई अगर आप 100 सिक्के ऐसे कलेक्ट करोगे तो अच्छे खासा उसका वेट हो जाएगा, आप उसको फील कर पाओगे। और ये प्रैक्टिकलिटी भी में भी एग्जिस्ट करता है। आप कुछ सिक्के डाल लो अपनी जेब में, वो बचते रहेंगे और आपको वेट महसूस होगा, लेकिन नोट्स डालोगे तो इतना ज़्यादा वेट नहीं महसूस होता। तो इनकी जो पोर्टेबिलिटी है, यानी कि पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है ईज ऑफ कैरिंग, वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कन्वीनियंट होते हैं, कहीं भी इनको स्टोर किया जा सकता है, इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, कैसे भी शेप में इनको आप स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्लेक्सिबल। अब देखो ये कैसे हो रहा है, पेपर करेंसी जो होता है ना वो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब क्यों? देखो इकोनॉमी जो है वो हर समय एक जैसी नहीं रहती है, कभी कभी इकोनॉमी स्लो हो जाती है, कभी कभी इकोनॉमी तेज रहती है। तो एक फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी इंश्योर करती है आप सही डिसीजंस ले पा रहे हो अपनी इकोनॉमी में जिसको रिक्वायरमेंट है। अब मान के चलो इकोनॉमी में पैसा कम हो गया है ना, तो उससे क्या होगा, पैसा कम है लोगों के पास तो डिमांड भी कम होगी। डिमांड कम है तो यार फिर उससे क्या होगा, कंट्रीज में प्रोडक्शन भी नहीं होगा और सप्लाई भी रुक जाएगी, एक तरीके से कम हो जाएगी, और इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी या फिर वो भी एक तरीके से रुक जाएगी। तो गवर्नमेंट ऐसे केसेस में क्या करेगी, पेपर मनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट करेगी। ये पेपर मनी जो है वो लोगों के बीच में कई सारे फॉर्म्स में पहुंचेगा, जैसे क्रेडिट हो गया, सैलरीज हो गया, वेजेस हो गए, इंटरेस्ट हो गए। और लोगों के पास जब पैसा पहुंचेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अफोर्ड कर पाएंगे। जब वो अफोर्ड कर पाएंगे तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। इसी डिमांड के बढ़ने के रिस्पॉन्स में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो रॉ मटेरियल्स की डिमांड बढ़ेगी। जब रॉ मटेरियल्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी तो बाकी जो हाउस होल्ड्स इकोनॉमी है वो भी रन करेंगी। क्यों? क्योंकि फिर लेबर की डिमांड क्रिएट होगी, लैंड की डिमांड क्रिएट होगी। तो इकोनॉमी, आपने देखा कि गवर्नमेंट के पैसा क्रिएट करने से कैसे इकोनॉमी में जान सी आ गई और सारी चीज़ें काम पे लग गई फिर से। तो ये होता है। फिर अगर ये चीज़ एक्सेस में की जाती है तो वो क्या करती है, वो हाइपर इन्फ्लेशन को जन्म दे देती है, जिसको हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि ये चीज़ होती क्या है, पर अभी हमें उसे नहीं पढ़ना। तो आपको समझ में आया कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे प्रमोट किया फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी ने। ठीक है, फिर इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी, जो अथॉरिटीज़ हैं, सेंट्रल बैंक हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो गई, वो क्या करती है, प्राइस रेगुलेट कर सकती है मनी की सप्लाई को रेगुलेट करके। मान के चलो चीज़ें क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं, क्योंकि यार लोगों के पास पैसा है, उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो सप्लाई बढ़ती है, तो फिर क्या है, अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए उनकी प्राइस भी बढ़ा दी जाती है। तो क्या करती है गवर्नमेंट, मनी की सप्लाई कम कर देगी। अब मनी की सप्लाई से क्या होगा, इकोनॉमी में जो है वो पैसा कम हो जाएगा। इकोनॉमी में जब पैसा कम होगा तो फिर डिमांड फिर से कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट्स की प्राइस है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी ये जो है पेपर करेंसी स्टैंडर्ड वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नेचर है इसका। रेगुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स को रेगुलेट करने में, यानी कि $1 में आपको कितने रुपीस मिलेंगे, या €1 में कितने रुपीस मिलेंगे, या फिर ₹1 में आपको बाकी करेंसी कितनी मिलेंगी, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है अगर वो चाहे तो। कैसे? अपनी ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स को प्रिंट करके या फिर विदहोल्ड करके अपने आप को नोट्स को प्रिंट होने से। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे एक्सचेंज रेट्स का मैनिपुलेशन किया जाता है। एक्सचेंज रेट्स का क्या किया जाता है, मैनिपुलेशन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा एक्सचेंज रेट्स
को अपने फेवर में रखने के लिए और इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स से मैक्सिमम प्रॉफिट ड्राइव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सचेंज रेट्स को मैनिपुलेट करती है, और इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर है यूजफुल इन इमरजेंसीज। अगर मान के चलो किसी कंट्री में इमरजेंसी आ गई, एक कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो गई और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि उसे वॉर एम्यूनिशंस खरीदना है, मशीनरी खरीदनी है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, मैन पावर में इन्वेस्ट करना है, रिसोर्सेज चाहिए, तो वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रिंट करेगी, जिससे कि उसे उस वॉर में रिसोर्सेज की कमी ना पड़े, क्योंकि रिसोर्सेज को अफोर्ड मनी ही तो करेगा। ठीक है, तो इमरजेंसीज में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो वॉर एक वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है इमरजेंसीज का। बाकी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपका कोई पेंडेमिक हो, ठीक है, कोई डिज़ास्टर हो गया है, मेजर डिज़ास्टर है, वो भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमारे मेरिट्स हैं पेपर करेंसी स्टैंडर्ड के। फिर आ जाते हैं हमारे डिमेरिट्स। एक्सचेंज इंस्टेबिलिटी। आपने देखा होगा कि यार कुछ साल पहले ही $1 की जो प्राइस थी वो कुछ 80 रुपीज़ से अंडर थी और आज वो 85-87 चल रही है। तो पेपर करेंसी की यार ये भी बड़ी दिक्कत है कि इनमें जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो सेम नहीं रहती। हमारी जो वैल्यू है वो या तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, एक नहीं रहती है। तो ये है। दूसरा है इंटरनल प्राइस इंस्टेबिलिटी भी रहती है। इन्फ्लेशन की वजह से जो परचेजिंग पावर है किसी भी करेंसी की, वो उसमें चेंज आता रहता है, और अगर वो एक वीक करेंसी है तो वो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो डाउन ही होती रहती है। तो वो चीज़ जो है वो भी कंज्यूमर्स को और सेलर्स को काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लेशन रिस्क। अब मैंने आपको बताया ना, ये जो चीज़ है वो उसकी सप्लाई से हाईली लिंक्ड होती है, कंट्री की पॉलिसी से बहुत ज़्यादा लिंक्ड होती है। तो ये इन्फ्लेशन जो है इसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि यार कुछ साल पहले, 50 साल पहले लोगों को कुछ 2,500, 3,000, 4,000 इनकम मिलती थी, और आज वही पोस्ट पे लोगों को 30,000 या 40,000 सैलरी मिल रही है। तो क्या पहले लोगों को कम सैलरी मिलती थी? नहीं। इसका आंसर है इन्फ्लेशन। यानी कि इन्फ्लेशन है वो डायरेक्टली एक करेंसी की परचेजिंग पावर को इफेक्ट करता है। पहले करेंसी की परचेजिंग पावर ज़्यादा होती थी अगर हम उसके फेस वैल्यू से कंपेयर करें तो। यानी कि पहले जो 1 रुपी था वो ज़्यादा चीज़ अफोर्ड कर पाता था, क्योंकि उसकी जो परचेजिंग पावर थी वो ज़्यादा थी। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से करेंसी की परचेजिंग पावर जो है वो कम होती जाती है, कम होती जाती है, और आज हमें वही चीज़ जो पहले 1 रुपी अफोर्ड कर पा रहा था, आज उसी की जगह हमें आज 100 रुपीज़ लग जाते हैं। समझ में आई आपको बात कि कैसे परचेजिंग पावर एक कंट्री की चेंज होती रहती है जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है। वो तो इन्फ्लेशन से इसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है पेपर करेंसी को। फिर है रिस्क ऑफ मिसमैनेजमेंट। मान के चलो कोई भी अगर पुअर गवर्नमेंट मिसहैप हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट ने अच्छे से करेंसी को रेगुलेट नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं इकोनॉमीज़ में। इसके एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे जिम्बाब्वे में बहुत ज़्यादा एक हाइपर इन्फ्लेशन का केस आया था, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ही पैसा प्रिंट कर दिया था, जिससे क्या हुआ था, जो कंट्री की करेंसी है उसका बहुत ज़्यादा डिवेल्यूएशन हो गया था। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रिंट हुआ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोगों के पास पहुँचा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ी। इस डिमांड को सप्लाई मैच नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने क्या किया, सेलर्स ने प्रोडक्ट की प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, जिससे कि वो इस डिमांड को कंट्रोल में ला सकें। और हमने ये चीज़ देखी भी है, जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई मैच नहीं कर पाती है तो प्रोडक्ट्स की प्राइस ऊपर जाती है। और प्राइस का बढ़ना किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के कंपैरिजन में, उसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन जब आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है उसी को हम हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो अगर आप करेंसी मैनिपुलेशन को या करेंसी रेगुलेशन को अच्छे से मैनेज नहीं करोगे तो ये इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या इनफैक्ट हाइपर इन्फ्लेशन जैसे केसेस को जन्म दे सकता है। और ये चीज़ प्रैक्टिकल है, ऐसी हुई भी हैं, एग्जाम्पल्स हम आगे जाके ज़रूर पढ़ेंगे इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में। फिर है लिमिटेड इंटरनेशनल फ्रीडम। अब किसी भी पेपर करेंसी स्टैंडर्ड को पास बहुत ज़्यादा कम फ्रीडम होता है। इसका कारण ये है क्योंकि जो आपकी टोकन कॉइन्स होते हैं या पेपर करेंसी होता है
वो मैंने आपको बताया एक पॉलिटिकल टूल होते हैं, पॉलिटिकल टूल होते हैं। तो हर पॉलिटिक्स में, अब इंडिया की पॉलिटिक्स अलग, बाकी पॉलिटिक्स अलग, हर कंट्री की अपनी पॉलिटिक्स है, और अलग पॉलिटिक्स है तो उनका अलग पॉलिटिकल टूल होगा। अलग पॉलिटिकल टूल यानी कि अलग करेंसी। तो इनके पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं होता है। ये डिपेंड करती हैं एक कंट्री की पॉलिसी पे, और इकोनॉमिक इंटर मतलब बहुत सारा डिपेंडेंस होता है। अब ये डिपेंडेंस क्यों होता है? गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से। गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है उसका इंटरनेशनल यूज़ या बैन भी कर सकती है। फिर बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो भी अलाउ कर सकती हैं उसका करेंसी का यूज़। जैसे कि इंडिया का मान के चलो, इंडिया की गवर्नमेंट क्या है, रुपी का अलाउ कर सकती है इंटरनेशनल यूज़ या फिर बैन कर सकती है। फिर है कोई फॉरेन गवर्नमेंट, जैसे कि फ्रांस मान लो, वो इंडिया की जो रुपी है उसको अलाउ कर सकती है या बैन कर सकती है। तो बहुत ज़्यादा आपने देखा ना कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, दोनों अलग इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी है सॉरी। तो इन पे डिपेंड रहना पड़ रहा है पेपर करेंसी को अपनी वैल्यू ड्राइव करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये इनकी कुछ डिमेरिट्स थी, आई होप समझ में आया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो टॉपिक है वो है लीगल टेंडर और उसके टाइप्स के बारे में। चलो इसको और पढ़ लेते हैं। तो लीगल टेंडर का मतलब वो है कि मनी दैट इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज अ वैलिड मीन्स टू सेटल पब्लिक और प्राइवेट डेट्स और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस यानी कि वो ऑब्लिगेशन जो फाइनेंस है। अब यार ये तो मैं क्या बता रहा हूँ मैं आपको। तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब वही आपकी, आपको पे करना है किसी को, तो वो एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो गया। अब यहाँ पे जो है वो नेशनल करेंसी आ जाती है लीगल टेंडर में, जैसे कॉइन्स हो गया, बैंक नोट हो गए। और इनको कौन इशू करता है? एक कंट्री की सेंट्रल अथॉरिटी, यानी या फिर हम बोल सकते हैं सेंट्रल बैंक इशू करता है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में यहाँ पे सेंट्रल बैंक होता है, और इंडिया के केसेस में सेंट्रल बैंक है हमारा आरबीआई, जिसको हम बैंक ऑफ द बैंक्स बोलते हैं। फिर क्रेडिट्स, सॉरी, क्रेडिट्स जो होते हैं, यानी जो लोग लोन दे रहे हैं, वो लीगली रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि उनको अलाउ किया जाता है कि वो लीगल टेंडर को एक्सेप्ट करें एज अ मीन्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ डेट। यानी कि मान के चलो किसी इंसान ने लोन दिया किसी को, तो अगर उसको लोन वापस दिया जा रहा है इंटरेस्ट के संग, ठीक है, लोन उसने दिया, अब उसे लोन वापस दिया जा रहा है, तो वो लीगल टेंडर को एक्सेप्ट करेगा। वो डिनाई नहीं कर सकता लीगल टेंडर को एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। समझ गए? बट हाँ, बिजनेसेस जो हैं वो अपनी खुद की पेमेंट पॉलिसीज बना सकते हैं। फिर है फंक्शंस और इम्पोर्टेंस। अब क्यों लीगल टेंडर को लाया गया? लीगल टेंडर को इसलिए लाया गया कि हम एक स्टैंडर्ड मीडियम क्रिएट कर सकें हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, प्रेशियस मेटल्स को, उनकी मैंने आपको बताया सप्लाई नहीं होती है इतनी अच्छी, तो उनका इसलिए यूज़ नहीं किया गया और उनको लीगल टेंडर से रिप्लेस कर दिया गया, जहाँ पे एक कंट्री की अथॉरिटी को एक चार्ज दिया जाता है कि आप लीगल टेंडर को प्रोड्यूस करें और उसे रेगुलेट करें और डिस्ट्रीब्यूट करें। जिससे कि क्या होता है, बहुत सारी जो है ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इजी हो जाता है, जो रूल्स हैं वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं, सबके लिए सेम हो जाते हैं, जिससे कि जो डिस्प्यूट्स हैं वो कम हो जाएंगे और पेमेंट्स जो है और हमारी जो इकोनॉमी है उसकी इफ़िशिएंसी बढ़ जाएगी। फिर है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। इंक्रीज़ कैसे करेगा? क्योंकि देखो लीगल टेंडर जो है वो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, और एक किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी के अंदर आप उसको कहीं भी उसे यूज़ कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की के एक्सचेंज के लिए। तो यहाँ पे क्या है, एक तो इससे अच्छी खासी डिमांड क्रिएट होती है, सप्लाई बॉटलनेक्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, और हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो काफ़ी इफेक्टिव बन जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हमारा फ्लो ऑफ मनी को डील करती है। तो अगर गवर्नमेंट ही उस फ्लो को कंट्रोल करेगी तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा आसान होगा।
ठीक है, चलो। और फिर ये जो है कॉन्फिडेंस और बिल्ड करता है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में। और मैंने आपको बोला ना, लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर करेंसी में, पेपर करेंसी में, तभी वो करेंसी सक्सीड करती है। वरना फिर क्या होता है, लोग फॉरेन करेंसी भी यूज़ करने लग जाते हैं। जैसा कि बहुत सारे देशों में ये एग्जांपल एग्जिस्ट करता है। जैसे आप अगर अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ देखें तो वहाँ पे, क्योंकि उनकी जो लोकल करेंसी है वो एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर एग्जिस्ट करती है पर काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, ड्यू टू वॉर्स या सिविल वॉर की कंडीशंस के वजह से, वॉर की कंडीशन की वजह से, या पुअर मैनेजमेंट की वजह से वो लोग फॉरेन करेंसी को यूज़ करते हैं, फॉरेन करेंसी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप देखना कई सारे ये एग्जांपल अफ्रीका में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करती है और लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में। और इनका जो विड्रॉल है या कैंसिलेशन है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर सकता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल हमने देखा था डीमोनेटाइजेशन में। डीमोनेटाइजेशन में हमने क्या किया था, गवर्नमेंट ने 500 और 2000 के नोट्स को, सॉरी नॉट 2000, 1000 के नोट्स को क्या किया था, बैन कर दिया था। तो इससे ना इकोनॉमिक में, हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें काफ़ी डिसरप्शन आ गया था, क्योंकि मेजोरिटी उधर लोग जो थे उन्होंने अपना जो पैसा था वो उसकी वॉल्यूम कम हो और वैल्यू ज़्यादा हो, इस उन्होंने 500 और 1000 के नोट्स में ही स्टोर कर रखा था। अब इनके बैन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई थी, और क्योंकि गवर्नमेंट ने इनके एक्सचेंज को अलाउ कर रखा था तो उस वजह से काफ़ी डिसरप्शन मच गया था डिमोनेटाइजेशन होने की वजह से। तो सोचो अगर विड्रॉल किया जाए सारी लीगल टेंडर्स को तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि फिर तो क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द जो लोग हैं वो लीगल टेंडर को ही यूज़ करते हैं अपने डेली एक्सचेंजेस और पेमेंट्स के लिए। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकता है, इकोनॉमिक की, हम एक कंट्री की इकोनॉमी को हिला सकता है ना ये। फिर है लीगल टेंडर इंडिया के केसेस में क्या है। तो इंडिया के केस में जो लॉज एग्जिस्ट करते हैं वो ये है कि हमारा जो आरबीआई है, अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, उसको एक पावर मिली हुई है कि वो हमारे कंट्री के लीगल टेंडर को प्रोड्यूस करे, डिस्ट्रीब्यूट करे और रेगुलेट करे। ठीक है, 3 पॉइंट, प्रोड्यूस करे, डिस्ट्रीब्यूट करे और रेगुलेट करे। ये किसकी जिम्मेदारी है, आरबीआई की जिम्मेदारी है। और कौन से एक्ट के अंदर ये दिया हुआ है, आरबीआई एक्ट 1934। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना। फिर है सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं हमारे लीगल टेंडर के यूज को। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसीजंस लेगा कि कौन कौन से नोट्स को है यूज किया जाएगा, फिर आरबीआई उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करेगा। जैसे कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 500 और 1000 के नोट्स को हम बैन कर रहे हैं। आरबीआई ने इस पॉलिसी को फर्दर इम्प्लीमेंट किया और 500 और 1000 के नोट्स को कलेक्ट करा, और इनके बदले नए 500 और 2000 के नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोबारा से 2000 के नोट्स को बैन कर दिया, और फिर से हमने ये देखा कि जो आरबीआई है उसने ये लॉ को इम्प्लीमेंट किया और 2000 के नोट्स को दोबारा कलेक्ट किया। ठीक है, तो ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई है, दोनों मिलके काम करते हैं। अगर आप पूछो कि यार कौन ज़्यादा पावरफुल है दोनों में से, तो सीधी सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल देन आरबीआई, क्योंकि आरबीआई जो है वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, यानी कि इनका जो काम है वो लॉज को इम्प्लीमेंट करना होता है। कुछ कुछ केसेस में इनके पास ज़रूर अच्छी खासी पावर होती है, क्योंकि ये तो खुद गवर्नमेंट है ही, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है और वो डिसाइड कर सकते हैं मेजर डिसीजंस में। बट क्योंकि आरबीआई खुद सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, तो आरबीआई ही कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें प्राइमरी रोल प्ले करती है और इन्हीं का ही डिसीजन फाइनल होता है। तो ये है, और इसके बारे में डिटेल में हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे।
चलो, फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि कहना चाह रहा है करंट लीगल टेंडर्स। तो करंट लीगल टेंडर्स कौन कौन से चल रहे हैं? 5 का सिक्का, 10 का, ये तो सॉरी नोट्स हैं, तो 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का, 100 का, 500 का और 2000 का, जिसको कैंसिल कर दिया गया है, ये करंट लीगल टेंडर नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। दे कैन बी यूज फॉर एनी अमाउंट, ठीक है। फिर कॉइन्स में हम देख सकते हैं 50 रुपीज़ अब एग्जिस्ट नहीं करता है, सॉरी 50 पैसे एग्जिस्ट नहीं करता है। 1, 2, 5, 10 एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जिन पे टिक मार्क कर रहा हूँ वो एग्जिस्ट करते हैं और जिन पे क्रॉस किया है वो एग्जिस्ट, यानी कि वो अब लीगल टेंडर नहीं है। 50 पैसे को आप नहीं यूज़ कर सकते एज अ लीगल टेंडर, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। ऐसे 2000 के नोट को आप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। फिर है कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर। अब जो कॉइन्स है वो लिमिटेड होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट इनको बहुत ज़्यादा प्रिंट नहीं करती है, सॉरी प्रिंट नहीं कर सकते आप, कॉइन्स को बहुत ज़्यादा मिंट नहीं करती है। एक बार कर दिया सो कर दिया। लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे बैंक नोट्स को अनलिमिटेड लीगल टेंडर में रखती है, यानी कि उसकी मर्जी है गवर्नमेंट की, वो कितना ज़्यादा प्रिंट करना चाहे वो करेगी। पर कॉइन्स को गवर्नमेंट क्या करती है, लिमिटेड रखती है। और लिमिटेड रखने के कारण भी हैं इनके। भाई सीधी सी बात है, मेटल जो है वो ज़्यादा कॉस्ट करता है पेपर से। दूसरा, इनकन्वीनियंट है, बल्कि होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में करने में दिक्कत होती है। फिर मेटल जो है उसके कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं, क्योंकि हर जगह आप मेटल नहीं ले जा सकते, ये है। फिर टाइप्स ऑफ लीगल टेंडर हैं। अनलिमिटेड हो गए, जिनका कोई अपर लिमिट नहीं है, कितना भी उनको प्रिंट किया जा सकता है और कितना भी अमाउंट में उन डेब्ट या पेमेंट में उनको यूज़ कर सकते हैं। इन इंडिया ऑल बैंक नोट इश्यूज बाय द आरबीआई आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर, यानी आरबीआई के द्वारा जितने भी बैंक नोट्स को इश्यू किए गए हैं वो सारे अनलिमिटेड लीगल टेंडर हैं, कोई एक्सेप्शंस नहीं है। क्रेडिटर्स जो हैं, यानी कि वो इंसान जिसको आपको पे करना है वो लीगली बाउंड है, यानी कि वो डिनाई नहीं कर सकते लीगल टेंडर को एज अ मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है। मान के चलो किसी दुकान वाले ने मेरे को एक प्रोडक्ट बेचा और मैंने उसको पैसे दिए, यानी मैंने उसको नोट दिया, तो वो मेरे को डिनाई नहीं कर सकता कि भाई मैं इसमें पेमेंट नहीं लूँगा, उसे लेना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी, बिकॉज ही इज़ बाउंड बाय लॉ, ठीक है। अब है लीगल लिमिटेड लीगल टेंडर कैन ओनली बी यूज टू पे डेब्ट्स अप टू अ सर्टेन लिमिट। अब मैंने आपको ये पहले भी बताया था, लिमिटेड लीगल टेंडर में कौन आ गया, कॉइन्स आ गए। तो इनको किसी पर्टिकुलर लिमिट तक ही आप किसी पर्टिकुलर लिमिट तक ही कोई नंबर है उतना ही अमाउंट आप पे कर सकते हो लिमिटेड लीगल टेंडर में। अब यहाँ पे जो कॉइन्स की बात कर रहा है, तो कॉइन्स का आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते किसी भी डेब्ट को पे करने में या किसी भी पेमेंट करने में। एक लिमिट गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है और वो लिमिट क्या है ये हम आगे जाके ज़रूर पढ़ेंगे। फिर है अदर फॉर्म्स ग्लोबली। तो कहीं कहीं पे थोड़े से लॉज जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, बैंक नोट्स में डिफरेंस आ सकता है, जैसे कि कौन कौन से डिनोमिनेशंस हैं नोट्स के उनमें डिफरेंस आ सकता है, कॉइन्स में थोड़ा सा अंतर आ सकता है, ठीक है। लीगल टेंडर स्टेटस क्या है बैंक नोट्स और कॉइन्स का, इसमें थोड़ा अंतर आ सकता है, डिपेंड करेगा कि वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। फिर है कुछ गवर्नमेंट की कंट्रीज़ हैं वो फॉरेन करेंसी को भी अलाउ कर देती हैं और प्रेशियस मेटल कॉइन को भी अलाउ कर देती हैं एज अ लीगल टेंडर, यानी कि वहाँ पे एज अ प्रेशियस मेटल और फॉरेन करेंसी भी यूज़ की जा सकती हैं एज अ मोड ऑफ पेमेंट। मैंने आपको बताया था ना, अफ्रीका में कभी कभी हमने देखा है कि वहाँ पे डॉलर का यूज़ किया जाता है पेमेंट करने के लिए। तो वहाँ की पॉलिसीज़ ही गवर्नमेंट ने इस हिसाब से रख रखी हैं कि वहाँ पे किया जा सके। और भी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे ऐसा होता है। यूरोपियन कंट्रीज़ में उन्होंने क्या किया है, एक कॉमन करेंसी। अब अगर यूरोप का एग्जांपल लिया जाए तो काफ़ी अलग है, यूनिक है। यूरोप में सारी कंट्रीज़ हैं वो अलग अलग एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यूनियन फॉर्म किया और यूनियन में उन्होंने अपनी एक कॉमन करेंसी क्रिएट कर ली जिसका नाम दिया उन्होंने यूरो। उसको साइड बाय साइड किसी भी पर्टिकुलर करेंसी के यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि ब्रिटेन जो था वो पहले यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, तो वो वहाँ के लोग पाउंड भी यूज़ करते थे
जो कि वहाँ की करेंसी है, और यूरो भी यूज़ करते थे जो पूरे यूरोपियन यूनियन में यूज़ की जाती है। तो आपने देखा ये जो यूरो है वो एक तरीके की फॉरेन करेंसी हो गई। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज डिसाइड करती हैं कि लीगल टेंडर क्या होंगे और क्या नहीं होंगे, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केस हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हमने सक्सेसफुली इन 3 टॉपिक्स को स्टडी कर लिया है। आई होप यार तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी अगर पॉइंट में डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, दोबारा देखो, एआई या इंटरनेट की मदद लो उस पर थोड़ा सा और क्लियरिटी गेन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आगे मैं नए लेक्चर्स में और टॉपिक्स को लेके आऊँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।